Good morning, students. Today we will discuss the next and the last kingdom of the that is the classification proposed by the R.H. Whittaker. ये लास्ट किंगडम है जिसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया. नाउ व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस किंगडम. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस चैप्टर का इस पर्टिकुलर टॉपिक का यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि जो फोर्थ चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, वहां पे हम डिटेल स्टडी करेंगे. वेरियस फाइला जो एक पर्टिकुलर किंगडम के अंदर प्रेजेंट है वो हमें स्टडी करना है. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे एनिमल किंगडम का करना है. किंगडम एनिमेलिया, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं. कोई यूनिसेलुलर एनिमल नहीं होता है. सो ऑल मेंबर्स आर multicellular यूकैरियोटिक. सारे के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं. यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है. सेकंड, इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेल जो होती है सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. सो सेल लैक सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जो एनिमेलिया है या एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हेट्रोट्रोफिक होते हैं. ऑल मेंबर्स आर हेट्रोट्रोफिक. ऑल मेंबर्स आर हेट्रोट्रोफिक and follow holozoic mode of nutrition. Holozoic means to ingest फूड को इंजेस्ट करना, डायरेक्टली अपटेक कर लेना, उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन होता है. तो यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मींस डिपेंड करते हैं रेडीमेड फूड मटेरियल के ऊपर. और रेडीमेड फूड मटेरियल में भी होलोजोइक मोड होता है, मीन जो भी मटेरियल होता है उसको एज इट इज जनरली अपटेक कर लिया जाता है और बॉडी के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन होता है. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलता है. इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो बॉडी की इंटरनल कैविटी के अंदर होता है. डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी कैविटी, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं. या एलिमेंट्री कैनाल जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है. जो भी फूड का डाइजेशन होता है, अब उस फूड में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा फूड अगर कंज्यूम किया गया है तो एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन और फैट, या तो फैट की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में सारा मटेरियल बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है. तो ये भी एक इसका फीचर होता है. तो फूड मटेरियल ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. उसके बाद इसमें ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं, मींस वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स are capable of locomotion. ज्यादातर मेंबर्स लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं. जो एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं वो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को शो करते हैं. द मेंबर्स शो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न. and have
definite shape and size डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को शो करते हैं। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न का हर एनिमल की जो शेप होती है, साइज होता है, वो फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी पर्टिकुलर साइज या शेप तक ग्रो करता है, उसके बाद रुक जाता है। प्लांट की तरह नहीं होता है जिसमें लगातार ग्रोथ होता रहता है। तो यहाँ पे डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है और डेफिनेट उसकी वजह से शेप और साइज अचीव हो जाता है। जो इसमें हाइयर फॉर्म होती है, हाइयर एनिमल्स शोज सेंसरी एंड न्यूरोमोटर एक्टिविटी। जो हायर फॉर्म है उसके अंदर जो न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो काफी अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो अच्छे से एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और अच्छे से उसको रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें एनिमल किंगडम के अंदर जो मेंबर्स है वो शो करते हैं। जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या रिप्रोडक्शन की, तो जो एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो कुछ लोअर मेंबर्स हैं सिर्फ उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी जितने भी मेंबर्स इसके हायर मेंबर्स हैं, उनको जो लोअर मेंबर्स है जिनकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी सब के अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कोपुलेशन और मेटिंग। मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग होती है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है जायगोट, उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। मीन जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर वो यंग वन में चेंज हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves copulation, that is the mating between male and female, followed by embryological development। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर काफी सारे फाइला बनते हैं, अबाउट 11 फाइला है, जिनको हमें 4th चैप्टर के अंदर 1 by 1 स्टडी करना है। तो दोबारा से मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। इसके जो वेरियस फीचर्स हैं, फर्स्ट, ऑल मेंबर्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। इसके जितने भी मेंबर है सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मींस यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। सेल लैक सेल वॉल, सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लैक्स सेल वॉल। ऑल मेंबर्स आर हेटेरोट्रोफिक, सारे के सारे एनिमल्स रेडीमेड फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना फूड नहीं बना सकते हैं। एंड फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस फूड को ये इंजेस्ट करते हैं। ज्यादातर के केस में ओपनिंग होती है स्पेशल, जहां से फूड को बॉडी के अंदर अपटेक किया जाता है। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी कैविटी, जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर एक स्पेस होता है, वहां पे होता है। जो एक्सेस ऑफ फूड है वो स्टोर हो जाता है एज अ ग्लाइकोजन और फैट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज्यादातर मेंबर्स लोकोमोट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। मेंबर्स शो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, मींस एक पर्टिकुलर तरीके से इनके अंदर ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से इनकी डेफिनेट शेप और साइज भी होता है। जो हायर एनिमल्स हैं, जिनके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म या एक्टिविटी शो करते हैं। मींस वो एनवायरनमेंट को अच्छे से सेंस कर सकते हैं, अच्छे से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनके अंदर होता है, दैट इन्वॉल्व्स कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल है उनके बीच में मेटिंग होती है, एंड दैट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और उसके बाद उससे एम्ब्रियो बनता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। तो ये वेरियस फीचर्स हो गए जो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। Now the next topic, that is the viruses.
वायरसेस जो 5 किंगडम स्टडी किए गए हैं उनके अंदर वायरसेस को कोई प्लेस नहीं दिया गया है। तो RH विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके अंदर वायरसेस का कोई प्लेस नहीं है, इसलिए इनको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। वायरसेस काफी इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं एंटिटी है जिनका डिस्क्रिप्शन, जिनकी डिटेल, जिनकी फंक्शनल एक्टिविटी या इकोलॉजिकल रोल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए। तो जो वायरसेस हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किसने इनको डिस्कवर किया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। वायरसेस, अब वायरसेस होते क्या हैं? दीज आर नॉन सेलुलर organisms. These are non-cellular organisms having inert crystalline structure outside the host cell. These are non-cellular organisms. Non-cellular means इनकी कोई सेल नहीं होती है, ये किसी सेल से नहीं बने होते हैं। And having inert crystalline structure, क्रिस्टल जैसे चीनी के दाने होते हैं, तो इस तरीके के इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका होता है आउटसाइड द होस्ट सेल। मीन जिस सेल के अंदर इनको एंटर करके अपने आप को मल्टीप्लाई करना होता है, अगर ये उस सेल में एंटर नहीं करते, उस सेल से बाहर है, तो ये क्रिस्टल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्चुअल में एक छोटा सा पार्ट या डेफिनेशन है जो वायरसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। दीज आर द ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं। ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करके ही सरवाइव कर सकते हैं। विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कांट सरवाइव। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो ये उसके बिना अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। दे आर ओब्लिगेट मीन्स स्ट्रिक्ट, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मीन्स बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये सरवाइव नहीं कर सकते, उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तभी ये सरवाइव कर सकते हैं। when they infect a host cell, control the whole machinery of host cell to multiply themselves। एक बार ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाए, एक बार होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को अपने अंडर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब होता है यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करना। एक वायरस बिल्कुल एक टेररिस्ट की तरह होता है जो किसी घर में घुसने के बाद उसके सारे मेंबर्स को अपने अंडर कर लेता है और अपने ही एक तरीके से अपनी कमांड के बेस पे उनसे सारे अपने काम करा सकता है, सभी तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकता है। तो वायरस भी ऐसे ही करता है, जैसे एक सेल के अंदर एंटर करता है, पूरी जो मशीनरी है सेल की उसको ये हाईजैक कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वायरस की। अब ये प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की, इसके बेस पे कि क्या हम बता सकते हैं कि वायरस एक लिविंग है या नॉन लिविंग है? वायरस को हम क्या बोल सकते हैं? वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? एक्चुअल में डेफिनेटली कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। जैसे अगर लिविंग की बात की जाए, लिविंग वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट है? लिविंग की बात की जाए तो
एक तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दे कैन मल्टीप्लाई। कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है। कोई चेयर है, बोर्ड है, मार्कर है, पेन है, कोई दूसरा कोई बुक है, वो अपने आप को डबल नहीं कर सकती है, लेकिन ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिविंग नेचर को ये शो करते हैं। सेकंड, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दे हैव जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए और आरएनए होता है जो इनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मींस एक वायरस जैसा है वैसे ही उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती है, अलग अलग कॉपीज नहीं बनती है। ये प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। जैसा हमारे अंदर जेनेटिक मेकअप होता है वैसे आने वाली जनरेशन का भी होता है। तो ये एक और फीचर है जो लिविंग नेचर को शो करता है। दे ऑल्सो शो म्यूटेशन। ये म्यूटेशन भी शो कर सकते हैं। म्यूटेशन शो करने का मतलब है कि ये इनके अंदर जो डीएनए आरएनए होता है वो उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है और वो चेंज आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग नेचर को शो करते हैं। इसके अलावा इनका डेफिनेट शेप और साइज भी होता है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। इनकी डेफिनेट शेप और साइज होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बिलोंग करता है। अब नॉन लिविंग वाले फीचर्स की बात की जाए तो नॉन लिविंग फीचर की बात की जाए तो सबसे पहले ये असेल्युलर होते हैं, यानी कि ये सेल से नहीं बने होते हैं। लैक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लैक करते हैं, इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। सेकंड, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सारे नहीं किए जा सकते लेकिन कुछ को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। मीन्स चीनी के दानों की तरह इनको स्टोर करके भी रखा जा सकता है, तो इनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई इनके अंदर क्रिस्टलाइज्ड या इनको क्रिस्टलाइज करके स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो लिविंग नेचर की जो प्रॉपर्टी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये जो होस्ट सेल है उससे बाहर है तो ये लिविंग की जो प्रॉपर्टी होती है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेंस द एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। या ये कह सकते हैं इनका अपना खुद का मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है या मेटाबॉलिक मशीनरी है वो भी इनके अंदर नहीं होती है। आउटसाइड द लिविंग सेल, outside the living cell they can't multiply। लिविंग सेल से बाहर ही मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो नॉन लिविंग नेचर को शो करती है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो लिविंग नेचर को शो करती है। तो डेफिनेटली ये बॉर्डर लाइन पे है, इनको जब तक ये सेल के अंदर नहीं जाते तब तक ये नॉन लिविंग है, जब सेल में एंटर कर जाते हैं तब ये लिविंग बन जाते हैं। तो श्योरली हम इसमें सिर्फ यही कह सकते हैं दीज आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग, जो वायरस है उसको डिस्कवर किसने किया था, किसने नाम दिया था वायरस? द टर्म वायरस वॉज गिवन बाय लुइस पास्चर।
लुइस पास्चर, ये फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो टर्म है वो वायरस प्रोवाइड की थी। लुइस पास्चर काफी फेमस साइंटिस्ट रहे अपने टाइम के। इन्होंने एक प्रोसेस फर्मेंटेशन को भी डिस्कवर किया था। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है, उसको भी इन्होंने डिस्कवर किया था। पास्चराइजेशन प्रोसेस और इनकी डिस्कवरी का रोल आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मिल्क के पैकेट आजकल आते हैं, लिक्विड जो मिल्क होता है उसके जो पैकेट आते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। तो जो पास्चराइज्ड मिल्क जो लिखा होता है, तो पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी इन्होंने ही डिस्कवर की थी। तो जो टर्म वायरस है वो लुइस पास्चर ने प्रोवाइड की थी। और ये जो टर्म वायरस है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि लुइस पास्चर के अकॉर्डिंग वायरस का मतलब होता है दैट इज पॉइजन या विनोम और पॉइजनस पार्टिकल। विनोम, विनोम मीन्स जहर को जो बोला जाता है, पॉइजनस पार्टिकल यानी कि कोई जहरीला पदार्थ, उसके लिए उन्होंने टर्म वायरस यूज की थी। इवानोवस्की in 1892 found that some microbes causes tobacco mosaic disease. Tobacco mosaic disease. इवानोवस्की ने फाउंड किया था 1892 में दैट सम माइक्रोब्स कॉजेस टोबैको मोजाइक डिजीज, कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से टोबैको मोजाइक डिजीज हो जाता है। मोजाइक का मतलब होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं। तो टोबैको मोजाइक डिजीज कुछ माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। और इन्होंने फाइंड किया कि ये जो माइक्रोब्स है दैट कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होते हैं उनमें से भी ये पास हो सकते हैं। These microbes passed through bacteria-proof filters। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स है उसके अंदर से भी ये पास हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो डिस्कवरी थी, इवानोवस्की ने की थी। उसके बाद बेजरनिक, ये अनदर साइंटिस्ट थे, इन 1898 इन्होंने डिस्कवर किया कि जो एक्सट्रैक्ट है, बेजरनिक शोड दैट